हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश एकेडमी एनकेआर में। आप लोगों का एक बार फिर से नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे आज, बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। उनको हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन उतार के देंगे और लिख के भी बताएंगे कि ऐसा फील ना हो कि आप किसी ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और लिखा रहा है और पढ़ा रहा है। तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न, जो कि इस तरह से है कि राउल्ट के नियम को लिखें और सीमाएं। क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम एवं सीमाओं को लिखें, सीमाएं लिखें। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में हर बार पूछा गया सवाल है, जो कि इंटरमीडिएट का जो ये प्रश्न है, हर बार इसे किसी वर्ष ना 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं, 2 बार में, 2 सिटिंग में, किसी ना किसी में एक बार ज़रूर पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला सवाल, जो कि आपका बोर्ड पे लिख चुका हूँ कि राउल्ट के नियम क्या होता है और इसके सीमाएँ भी लिखना है। तो फटाफट लिख देते हैं आंसर इसका। उत्तर एग्ज़ाम में आप उत्तर लिख के लिखिएगा इस तरह से कि किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम है, किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वो इस तरह से दिखाते हैं हम लोग कि हमारा जो किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, मान लिए कि वो वाष्प दाब 1 है, उसके मोल अंश के समानुपाती, मतलब 1 के ही मोल अंश के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, x1। इस तरह से अगर P2 का होगा तो P2 के मोल अंश के ही समानुपाती होगा। इस तरह अगर इसको डिटेलिंग में ऐसे लिखें, P1 समानुपाती का निशान हटेगा तो यहाँ पे एक वाष्प दाब आएंगे जो आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। ये आंशिक वाष्प दाब कहलाता है जो कि स्थिरांक होता है। ये हो जाएगा x1, ये समीकरण 1। और इसको कर देते हैं P2 बराबर, यहाँ आ जाएगा P2 का आंशिक वाष्प दाब और x2, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एंड 2 से, मतलब एंड 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कर दें, समीकरण 1 और 2 से टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P टोटल, इन दोनों को जोड़ेंगे P1 प्लस P2 तो क्या हो जाएगा आपका P टोटल हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये आ जाएगा। अब इसकी सीमाएं क्या होती है उसको लिख लेते हैं थोड़ा। सीमाएं जो है, सीमाएं, पहली सीमाएं जो है वो है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन के लिए उपयुक्त है। राउल्ट राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन के लिए
उपयुक्त है। दूसरा, वियोजित या संगुणित, वियोजित या संगुणित, वियोजित या संगुणित, वियोजित वियोजित या संगुणित विलय के लिए उपयुक्त नहीं है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन के लिए उपयुक्त है। वियोजित या संगुणित, वियोजित या संगुणित विलय के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सीमाएं हो गई आपके राउल्ट के नियम। पहले तो राउल्ट के नियम की परिभाषा जो है, क्या बोलता है राउल्ट का नियम, कि किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब P1 का जो भी दाब होगा वो X1 के समानुपाती होगा, P2 का जो दाब होगा वो X2 के समानुपाती। यहाँ जो है P1 नोट जो है ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी सीमाएं जो है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन के लिए उपयुक्त होगा, मतलब उपयोग आएगा, और सांद्र के लिए नहीं। तो वियोजित में या संगुणित में विलय के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये हमारा पहला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो मिटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल है, विलयन किसे कहते हैं। ये सवाल आप लोग जानते होंगे। विलयन किसे कहते हैं, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, विलयन किसे कहते हैं। मैं फिलहाल लिख रहा हूं, आप लोग जवाब जरूर दीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक, एक बार देख लेता हूँ वीडियो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ये समांगी मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समांगी का मतलब होता है मिश्रण में जो चीज मिला है उन दोनों का जो अवयव है पूरी तरह से मिल गया हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बहुत बार बिहार बोर्ड में या चाहे किसी भी बोर्ड में हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलते हैं, पहला है मोलरता। हम अलग अलग करके निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दे देते हैं आपको मोलरता। मोललता एवं मोल अंश, मोल अंश क्या है। ये चलिए, सबसे पहले जो दिया है आपको मोलरता, उसकी परिभाषा आप लोगों को बताना है।
मोलरता। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि मोलरता क्या होता है। देखिए एग्जाम में जो आता है मोलरता और मोललता में अंतर ज्यादातर आते हैं। मोलरता की कभी कभी परिभाषा पूछते भी हैं और नहीं भी, लेकिन हाँ ये है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ भी लिया जाए। ज्यादातर जो आता है मोलरता और मोललता में अंतर आते हैं। मोल अंश तो डेफिनेटली आता है, ये हमेशा बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। ये मोल अंश ये भी बहुत बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, क्योंकि इसमें अंतर करके पूछा जाता है। तो मैं ऐसा लिखाऊंगी कि आप अंतर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं मोलरता। पहले मोलरता को लिखते हैं, मोलरता। चलिए, विलियन के एकांक आयतन, विलियन के एकांक आयतन या 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml बोल सकते हो, ठीक है। विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, जिसे कि आप एक बार में याद कर सकते हैं। विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। एकांक आयतन, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मोललता में इसकी परिभाषा अलग हो जाती है, एकांक आयतन नहीं रहता है, ठीक है। इसे जो हम लोग जो है इसे बड़ी एम से प्रदर्शित करते हैं, अब इस तरह से फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है, बड़ी एम बराबर विलय के मोल, मतलब विलय के जो मोलों की संख्या होगी वो, तो विलय के मोल बटा किसमें, विलियन के एकांक आयतन, एक आयतन पे, ठीक है ना जी। तो विलियन का आयतन, तो विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जैसे आप 500 में कितना नंबर लाए, तो 500 आपका आयतन मान लीजिए, और कितना नंबर लाए आप 450, 400 नंबर आए, 400 ऊपर लिखा जाता है, तो इसलिए लिखते हैं 400/500। ठीक उसी तरह विलियन के एकांक आयतन आपको दे रखा है, और आप कितने मोल की संख्या डाल रहे हैं ऊपर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इस तरह से प्रदर्शित होता है। अब देखिए आयतन जो है अगर लीटर में लिख रहे हैं तो सिंपल सा यही रहने देना है, लीटर, ठीक है ना जी, एल लिख के यही रहने देना। लेकिन अगर आपने क्या किया, ml में बदला है, तो ml में बदलते ही 1000 का भाग लगेगा, भाग ऊपर गुना में बदल जाएगा, तो इस तरह से 1000 गुना हो जाएगा, इस तरह। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगला देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इसके मात्रक को निकाल रहा हूं मैं। मात्रक निकालना बिल्कुल आसान है, मात्रक निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर मात्रक आप नहीं जानिएगा तो अंतर में कैसे लिखिएगा। पहले अंतर में तो आप यही परिभाषा लिख दीजिएगा, दूसरे अंतर में जो लिखिएगा इसे m से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी m से, और तीसरे अंतर में इसे आप सूत्र से दिखा सकते हैं, और चौथे अंतर में आप क्या दे सकते हैं, इसके मात्रक को बता सकते हैं। तो मात्रक बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो कह रहा है मोल कह रहा है, क्या कह रहा है, मोल।
मोल की जो परिभाषा मात्रक होता है वो मोल ही होता है। क्या होता है? मोल ही होता है। प्रति बट्टे विलियन का आयतन, आयतन के लिए हम लोग लीटर शब्द में उपयोग करते हैं मात्रक। मात्रक किस में करते हैं? लीटर में या एमएल में। तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लीटर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? लीटर दे रहा हूं। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि मोल जो है वो मोल लीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो। आप आपकी मर्जी लीटर में नहीं देने की है तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि मोल प्रति एमएल लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमएल। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल मोल एमएल इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? एमएल इनवर्स। ये करके हम लिख सकते हैं। ये है मोलरता का। ठीक इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे मोललता का। मोललता का सिर्फ परिभाषा चेंज हो जाते हैं और मात्रक, कॉन्सेप्ट सेम का सेम रहता है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके मोललता की तरफ। तो फटाफट मिटा देते हैं हम। आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। इसको अगर कॉपी पे नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं किए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, हट भी जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट एक बार बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा मोलरता को। आज अब पढ़ेंगे हम लोग मोललता, जो कि बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो लिखते हैं मोललता। मोललता, मोललता। वो था मोलरता और ये है मोललता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है। उसमें था विलियन के एकांक आयतन में। इसमें आपका होगा विलायक के एकांक आयतन में। विलायक के एकांक आयतन में, सॉरी, विलायक के एकांक द्रव्यमान में। बहुत गलती कर दी हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। विलायक के एकांक द्रव्यमान में होगा। आयतन नहीं बोलेंगे, आयतन बोलेंगे तो वो विलियन हो जाता है ना? तो यहाँ पे बोलेंगे विलायक के एकांक द्रव्यमान, जो कि हमारा 1 kg, या आप बोल सकते हो इसको 1000 ग्राम। ठीक है ना? इस तरह से 1 kg या 1000 ग्राम में उपस्थित में उपस्थित उपस्थित मोलों की संख्या को, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता। देखिए कंफ्यूज होते हैं हम भी, तो आप भी होना बिल्कुल लाजमी है। मोलरता और मोललता, थोड़ा सा धैर्य से आप लोग पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। इस तरह से। अब देखिए इसे जो है ना सूची छोटी एम से करते हैं। इसे छोटी एम से
सूचित किया जाता है। मतलब इसे दिखाने के लिए हम लोग छोटी m मतलब स्मॉल m से सूचित करते हैं, किया जाता है। अब इसके परिभाषा इसके भी सूत्र को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, उसमें भी लिखे थे, मोलरता में भी, तो इसमें भी लिख लेते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, छोटी m बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बट्टा जो हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलायक में विलय उपस्थित है, विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए, इसमें भी अगर आपने केजी में लिया है तो ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी वैल्यू ग्राम में लेकर करते हैं, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राम लिख देना है और 1000 का क्या कर देना है, गुना। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो इसके मात्रक को हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की इस तरह से लिखेंगे हम, मात्रक। तो देखिए, मोल है तो मोल लिखेंगे हम लोग, बटे अगर आपने केजी में दिया है तो केजी में होता है, केजी में ही, तो इस तरह से लिखेंगे केजी, या आप ग्राम भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है ना। तो या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स, ठीक है। या आप ग्राम में भी लिख देते हो, क्या दिक्कत है, ग्राम में भी आप लिख सकते हैं, ग्राम हो जाएगा आपका ग्राम। या आप लिख सकते हैं मोल, मोल का मोल ही लिख सकते हैं आप, और ग्राम इनवर्स, इस तरह। आई होप, उम्मीद करता हूं कि मोललता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके मोल अंश की तरफ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अगला है मोल अंश, अगला है मोल अंश। अब देखिए, मोल अंश को बहुत नामों से जानते हैं, मोल प्रभाज भी इसको बोला जाता है, तो मैं ये भी लिख देता हूं आपको, मोल प्रभाज। या इसे और भी नामों से जानते हैं, मोल भिन्न। क्या नाम से जानते हैं, मोल भिन्न, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हम मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी बोला जाता है इसको। तो परिभाषा लिखते हैं इसके। तो किसी विलयन में, किसी विलयन, विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक, विलय या विलायक के मोलों की, के मोलों, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। देखिए, कितना आसान परिभाषा है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय हो चाहे विलायक हो, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। इसे जो है ना हम लोग x से सूचित करते हैं, इसे x से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है। मान लो हमने एक बीकर है, इसमें A का मोल डाले हुआ है, A का मोल डाले हैं Na, दूसरे का मोल डाले हैं Nb, मतलब इसमें है A का मोल और B के मोल। N जो दिखाते हैं, N मतलब होता है मोल, N मतलब क्या होता है मोल। अब A हो गया आपका विलय मान लो या विलायक मान लो, B आप विलय मानना चाहते हैं विलायक मान सकते हैं। तो A विलय का मोल, B विलायक का मोल, ये दोनों मिला के हम लोग बनाए। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मान लो कि x A का निकालना हमें मोल भिन्न, तो कैसे लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलय का निकालना है, A का निकालना है, तो Na विलय के मोलों की संख्या ये रहा, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोल कितना है हमारा Na प्लस Nb के अनुपात मतलब बटा, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, मोल अंश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो मिटा देते हैं इसको अच्छी तरह से। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो साथ साथ लिख लिए होंगे, नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न इस तरह से है कि हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखें। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखें। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एकदम कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, ऐसा मान के चलिए। तो हेनरी का नियम आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया होगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी मैं लिख देता हूं, उसको फिर से याद कर लीजिए, ठीक है ना। किसी गैस के वाष्प अवस्था में, किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब जिसे हम लोग P से दिखा रहे हैं, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, इस तरह से। अब इसके क्या कहते हैं, सिंबल में देख लेते हैं क्या लिखते हैं। वाष्प दाब जो है डायरेक्टली किसके समानुपाती है, उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के, तो मतलब x गैस के समानुपाती है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं P बराबर, यहाँ पे जब भी समानुपाती का निशान हटेगा यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसे KH से दिखा रहे हैं, x गैस हो जाएगा। इसको भी इंग्लिश में ही लिख देते हैं गैस,
ठीक है। अब यहाँ पे के एच जो है हेनरी नियतांक है, के एच जो है ये हेनरी नियतांक है। चलिए, अब इसका उदाहरण क्या होता है, बेस्ट उदाहरण है कि आप लोगों ने सोडा वाटर देखा होगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर की बंद बोतल में, सोडा वाटर जो बंद रहता है उसको जब ढक्कन से ऐसे करके निकालते हैं तो एक आवाज़ ही निकलता है, गैस, ठीक है ना। तो उसमें प्रेशर जितना लगाइएगा, गैस बढ़ाइएगा तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से उदाहरण इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।